Hello everyone. Yesterday we have studied about various numerical problems related to Newton's second law of motion, which was mainly based on force. We have solved many numericals and I hope you will understand how to solve numerical problems in physics. Today we are going to start a new topic, which is Newton's third law of motion. This topic is also very important in physics. So let us start. What is Newton's third law of motion? So whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है? जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर एक बल लगाता है तो दूसरी वस्तु उसके विपरीत बल जो है पहली वस्तु पर लगाता है। तो पहले को हम एक्शन कहेंगे तो दूसरे को रिएक्शन कहेंगे। पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को हम एक्शन कहते हैं, क्रिया बल, और दूसरे वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को हम रिएक्शन कहते हैं। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया बल लगता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया बल के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया बल होती है। इसे ही हम न्यूटन का तीसरा गति नियम कहते हैं। यानी जब हम क्रिया करेंगे तो उतना ही अमाउंट में हमें प्रतिक्रिया बल मिलता है। यही कहलाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? जब दीवार पर एक बल लगाया जाता है, जैसे गेंद हमने लिया, दीवार से हम उसको टकराते हैं तो गेंद वापस उधर से टकरा करके हमारी ओर आती है। धीरे से टकराएंगे तो उधर धीरे से आएगा, जोर से टक्कर देंगे तो वो जोर से आता है। तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर एक बल लगाता है तो दूसरी वस्तु बराबर और विपरीत दिशा में पहले वस्तु पर बल लगाता है। पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को हम एक्शन कहते हैं, और दूसरी वस्तु के द्वारा जो पहली वस्तु पर बल लगता है उसे हम रिएक्शन कहते हैं। तो यह ध्यान देना है कि एक्शन और रिएक्शन सिर्फ बल हैं। हम लोग न्यूटन का तीसरा गति नियम निम्न रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया बल के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया बल लगता है। तो ये जो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स है, ये अलग अलग दो वस्तुओं पे लगता है, लेकिन वे लगातार काम करता है। अब इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ करेंगे। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज to prove that action force and reaction force are always equal and opposite। तो अब हम यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है वो दोनों क्या है, बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, तो हम दो कमानीदार तुला लिया, दो स्प्रिंग बैलेंस लिया। एक का नाम रखा ए और दूसरे का नाम हमने रखा बी। ए और बी दो कमानीदार तुला हम लेते हैं, उनके हुक को जैसे चित्र में दिखाया गया है एक दूसरे में फंसा देते हैं। स्प्रिंग जो कमानीदार तुला बी है, इसके अंतिम सिरे को जो है हम फिक्स कर देते हैं एच से। यहाँ एच है, एच से हमने फिक्स कर दिया। और अब हम क्या करते हैं कि कमानीदार तुला ए को अपने दाहिने हाथ से हम लोग खींचते हैं। तो हम लोग पाते हैं कि ये जो कमानीदार तुला है इसमें कुछ रीडिंग आती है। देखिए हमने खींचा, ये रीडिंग आया 4 न्यूटन का। ठीक है, तो जब हम लोग खींचते हैं तो 4 न्यूटन का इसमें रीडिंग आता है। जब हम ए को खींचते हैं तो इस क्या करता है, 4 न्यूटन का एक बल जो है दूसरे कमानीदार तुला बी पर लगाता है। अब जो बैलेंस बी है वह बैलेंस ए को बराबर 4 न्यूटन का परिणाम देता है, यानी उस पर भी अपोजिट डायरेक्शन में
4 न्यूटन का बल लगता है। देखिए इसमें लगा है, इसमें भी लगा है, तो दोनों का रीडिंग सेम है, 4 न्यूटन का आ रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है इनका परिमाण बराबर है, दोनों पर 4 न्यूटन का ही बल शो कर रहा है। तो एक्शन फोर्स जो है वह पूर्व दिशा में लगता है, तो रिएक्शन फोर्स पश्चिम दिशा में लगता है। ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, एक पूर्व दिशा में लग रहा है तो दूसरा पश्चिम दिशा में लग रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडी। एक्शन और रिएक्शन ये जो फोर्स हैं ये अलग अलग वस्तुओं पे काम करते हैं। मान लिया कि एक बक्सा है, उसे हम पृथ्वी पर रखे हुए हैं, तो बक्सा अपने भार के बराबर नीचे की ओर बल लगाता है। अब नीचे की ओर जो लगने वाला बल है वह एक ऊपर की ओर बल लग करके उसको बैलेंस करता है। तो जो भार नीचे की ओर लगा उसको हम एक्शन फोर्स मानेंगे जो पृथ्वी पर काम करता है, और पृथ्वी ने जो ऊपर की ओर बल लगाया उसे हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे जो बॉक्स पर लग रहा है। तो बक्सा जो है वह 2 बलों के प्रभाव के कारण इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, न तो बक्सा गति नहीं कर रहा है, न तो यह ऊपर जाता है न बक्सा नीचे जाता है, यह इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यानी जो एक्शन है वह रिएक्शन के बराबर हो जा रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बक्से का जो एक्शन फोर्स है वह पृथ्वी पर काम कर रहा है, और जो रिएक्शन फोर्स है ग्राउंड का वह बक्से पर काम कर रहा है, जिसके कारण बक्सा इक्विलिब्रियम स्टेट में है, न तो यह नीचे जा पा रहा है न ही ऊपर जा पा रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन 2 अलग अलग वस्तुओं पे काम करता है। एक जो है ग्राउंड पे काम कर रहा है, एक ग्राउंड से ऊपर की ओर काम कर रहा है। अब न्यूटन के तीसरे गति नियम को दिखाने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हाउ डू वी वॉक, हम लोग कैसे टहलते हैं। तो जब हम लोग पृथ्वी पर टहलते हैं तो हमारा जो पैर है वह नीचे की ओर दबाव बल लगाता है, और रिटर्न में जो ग्राउंड है वह हमारे पैर को ऊपर की ओर एक बल लगा के आगे ठेलता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो ग्राउंड के द्वारा हमारे पैर पर लगता है उसी के कारण हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर ग्राउंड जो है, अगर सतह फिसलन वाला है या बर्फ वाली जमीन पर अगर हम चल रहे हैं, जहां बर्फ पड़ा है उस पर चल रहे हैं, तो उस पर चलना कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि जब फिसलन भरी जमीन हो या बर्फ हो तो वहां घर्षण बल कम हो जाता है। घर्षण बल कम हो जाने के कारण हम लोग बैकवर्ड एक्शन फोर्स जो है वह फिसलन भरे जमीन पे नहीं लगा पाते या बर्फ पे नहीं लगा पाते, जिसके कारण हमें फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स नहीं मिल पाता है। तो एक्शन और रिएक्शन जो बल है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन वे बराबर एक्सीलरेशन जो है हिचकी आ रहा है ना। तो एक्शन और रिएक्शन जो बल है उनका परिमाण या मात्रा बराबर है, लेकिन वे बराबर एक्सीलरेशन जिस पर वे काम करते हैं उन वस्तुओं में उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि 2 वस्तु जो एक्शन और रिएक्शन करते हैं उनका मास अलग अलग होता है। अलग अलग मास होने के कारण जो एक्सीलरेशन उनमें होता है वह क्या होता है, जिस वस्तु का मास कम होता है उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा होता है। हम लोगों ने जैसा सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि मास ज्यादा होगा एक्सीलरेशन कम होगा, मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा।
तो इससे यह पॉइंट जो है, गन अगर कोई हम फायर करते हैं तो उसमें क्या होता है, इस एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। वाई द गन रिकॉइल्स, बंदूक पीछे की ओर झटका क्यों मारती है? जब हम किसी बंदूक से गोली दागते हैं तो बुलेट जो है वह आगे की ओर जिस बल से जाता है उतना ही बल बंदूक पीछे की ओर भी लगाता है, लेकिन बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए यह कम दूरी तय करता है और गोली का जो द्रव्यमान है वो कम है, इसलिए गोली जो है तेज गति से भागती है और हमें जो किक मिलता है, जो बंदूक पीछे की ओर रिक्वायल करती है, उसकी मात्रा कम होती है। तो कहते हैं कि गन पीछे की ओर झटका मारता है। तो जब कभी भी किसी ने अगर बंदूक चलाया होगा तो उसको इसका अनुभव होगा, उसको पकड़ के दबा के उसको हम लोग फायरिंग करते हैं। क्यों? जैसे हम गोली छोड़ते हैं तो गोली तेज गति से आगे भागती है और उतना ही उसका रिएक्शन फोर्स हमारे ऊपर आता है, तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। तो गोली का द्रव्यमान कम है इसलिए वो तेज गति से भागती है, बंदूक का द्रव्यमान कम है इसलिए हमें उसका झटका उतना अधिक नहीं लगता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल, द केस ऑफ द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट। जेट एरोप्लेन और रॉकेट कैसे उड़ते हैं? तो जेट एरोप्लेन जो है एक्शन रिएक्शन फोर्स पर ही काम करता है। आधुनिक जो जेट एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उसमें गर्म गैसें जो है वह जलती है और नोजल की तरफ जो है वह तेज गति से निकलती है, जिसके कारण बहुत अधिक स्पीड जो है एयरक्राफ्ट प्राप्त करता है। उतना ही बराबर और विपरीत रिएक्शन फोर्स जो है वह गैस पीछे से निकलती है और जितना तेजी से वो निकलती है उतना ही स्पीड जो है एयरक्राफ्ट तेज पकड़ता है। तो जेट इंजन के सिद्धांत को हम लोग देखेंगे कि कैसे जो बैलून है जिसमें हम हवा भर देते हैं और जब उसका मुंह हम खोलते हैं तो हम देखते हैं कि बैलून तेजी से उड़ता है। आपने देखा होगा एक बैलून में हवा भर दिया और उसके मुंह को पहले बांधे हुए हैं, जब उसका सिरा हम खोलते हैं तो बैलून तेजी से भागता है ऊपर की ओर। ठीक इसी प्रकार से जेट इंजन का सिद्धांत भी काम करता है। गैस जो है पीछे से तेजी से निकलती है और उतना ही तेज गति से एयरक्राफ्ट आगे की ओर भागता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बैलून जो है वह अपोजिट डायरेक्शन में तेज गति से भागता है, तो जो हवा पर दबाव बनता है बैलून के कारण वह उसको स्पीड प्रदान करता है। उतना ही बराबर और विपरीत दिशा में जो है हवा बैलून को पुश करती है। तो रॉकेट जो है एक्शन रिएक्शन फोर्स पर ही काम करते हैं। रॉकेट में जो गर्म गैसें हैं वह ईंधन के तेजी से जलने के कारण रॉकेट को बहुत अधिक स्पीड प्रदान करते हैं। उतना ही बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल जो है नीचे की ओर लगता है, जो रॉकेट को ऊपर की ओर पुश करता है, जिससे वह बहुत तेज गति प्राप्त कर लेती है। अब बोट और शिप का हम देखते हैं। बोट और शिप में क्या होता है? द केस ऑफ द बोट एंड द शिप। बोट और शिप में क्या होता है? जब हम लोग नाव को पतवार से खेते हैं, आपने देखा होगा जब नाव में हम बैठते हैं तो नाव चलाने वाले जो हमारे भाई बंधु होते हैं वो क्या करते हैं? नाव को पतवार से खेते हैं। तो बोटमैन क्या करता है? जो पानी है उसको अपने पतवार से पीछे की ओर धकेलता है। पीछे की ओर धकेलने से क्या होता है कि पानी जो है उतना ही बराबर और विपरीत बल जो है वह नाव पर लगाती है, जिससे नाव आगे की ओर बढ़ती जाती है। जितना हम पीछे की ओर काटते हैं पतवार से, पानी भी उतना ही स्पीड से नाव को धकेलते रहती है और नाव हमारी
आगे बढ़ती है। तो जो नाविक है वह जितना ही अपने पतवार से तेज गति से पानी को काटता है पीछे की ओर, उतना ही बड़ा रिएक्शन बल पानी के द्वारा नाव पर लगाया जाता है और नाव उतना ही तेजी से आगे की ओर बढ़ती जाती है। एक सामान्य अनुभव है, जब कोई व्यक्ति किसी नाव से कूदता है, नाव जब देखा होगा आपने कि नाव जब किनारे पर लग जाती है, व्यक्ति उसमें से जब उतरते हैं किनारे से, तो क्या होता है, नाव पीछे की ओर भागती है। आदमी आगे उछलेगा और नाव पीछे की ओर भागती है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम नाव से आगे की ओर कूदते हैं तो मनुष्य क्या करता है, नाव पर अपने पैर से नीचे की ओर बल लगाता है। तो यह जो पुश फोर्स लग रहा है यह एक्शन फोर्स का काम करता है। उसी प्रकार से नाव जो है वह बराबर उस व्यक्ति पर आगे की ओर बल लगाती है, जिससे व्यक्ति आगे उछलने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से नाव जो है वह मनुष्य पर रिएक्शन फोर्स लगाती है। नाव जब पानी में तैरती है और फिक्स नहीं होती है तो यह मनुष्य के द्वारा एक्शन बल के विपरीत काम करती है। दूसरी बात यह ध्यान देने योग्य है कि जब नाविक नाव को किनारे से दूर ले जाना चाहता है, आपने देखा होगा कि वह नाव में बैठता है और अपने पतवार से किनारे को जोर से धक्का देता है। आपने देखा होगा जब नाव चलने को स्टार्ट होती है तो क्या करता है नाविक, नाव में बैठता है, पतवार निकालता है और किनारे पर जोर से धक्का देता है। जोर से जब धक्का देता है नाव आगे की ओर बढ़ने लगती है, क्योंकि एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स उस पर काम करता है। ग्राउंड जो है फोर्स लगाता है और नाव को तेजी से आगे धकेलता है, नाव आगे बढ़ जाती है। ऐसा आपने प्रायः अनुभव किया होगा। तो जब बोटमैन नाविक जो है वह किनारे पर फोर्स लगाता है अपने पतवार से, तो किनारा जो है उतना ही बराबर और विपरीत बल नाव पर लगाती है और नाव किनारे से आगे बढ़ जाया करती है। इसी तरह से हॉर्स पाइप के केस में, हॉर्स पाइप आपने देखा होगा, जब फायरमैन कहीं आग लगती है तो फायरमैन आग बुझाने जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फायरमैन जो है वो तेज प्रहार पानी का फेंकते हैं आग के ऊपर, तो वे लोग हॉर्स पाइप को बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं, क्योंकि जब पानी आगे की ओर जाता है तेज गति से तो पीछे की ओर झटका भी देता है। तो हॉर्स पाइप जो है वह पानी के बहाव के कारण तेज गति से पानी हॉर्स पाइप से निकलता है, तो आगे की ओर जो है वह स्पीड जितना जाता है उतना ही स्पीड पीछे की ओर रिक्वायर भी होता है। इसी तरह से बैलगाड़ी पर, घोड़े गाड़ी पर बैठने का सबको अनुभव होगा। तांगा में आप लोग बैठकर कहीं यात्रा किए होंगे। तांगा तो अब कॉमन नहीं रहा है, तांगा बहुत कम चलता है, पहले तांगे ज्यादा चलते थे। तो तांगे में क्या होता है, इसमें भी न्यूटन के तीसरे गति नियम का एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है वह लागू होता है। तो न्यूटन के तीसरे गति नियम से घोड़ा जो है एक बल के साथ गाड़ी को आगे की ओर खींचता है और गाड़ी उतना ही बराबर बल से घोड़े पर अपोजिट फोर्स लगाती है, विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो पहला बार ऐसा मालूम होता है कि दोनों बल जो है इक्वल और अपोजिट है, एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट करता है और गाड़ी जो है वह नहीं बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, गाड़ी पर जो बल लगता है वह उसे गाड़ी के द्वारा घोड़े पर लगने वाले बल के बराबर विपरीत हो जाता है। तो गाड़ी को चलाने के लिए घोड़ा जो है आगे की ओर अपने पैर से, घोड़े के पैर पर ध्यान दीजिएगा, घोड़ा जब तांगा चलता है तो घोड़ा अपने पैर से जमीन पे बल लगाता है और बल लगा करके पुश करता है, तब गाड़ी जो है आगे बढ़ती है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन घोड़े के द्वारा, जब घोड़ा ज्यादा बल लगाता है तो वह फ्रिक्शन फोर्स का विरोध करता है और तब पहिए जो है वह
आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि पहिया जो है गति में है, वो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। फ्रिक्शन फोर्स मोशन का विरोध करता है। उससे ओवरकम करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए घोड़ा क्या करता है, जमीन पर आप देखेंगे उस समय घोड़ा बहुत तेज गति से बहुत बड़ा बल जो है जमीन पर दबा करके आगे की ओर पुश करता है, जिससे गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ये सब एग्जाम्पल देख करके हमने यह सीखा कि दो वस्तुओं पर जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है वह इक्वल होता है और वह अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक्शन में जितना दूसरे डायरेक्शन में होगा और रिएक्शन में उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी न्यूटन का तीसरा गति नियम का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। तो इसमें क्या है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं। तो ये हम लोगों ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, न्यूटन का तीसरा गति नियम। अब अगले दिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। उसका भी बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है।